हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हमने भिवानी सल्तनत के बारे में जो है हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने जो किंग हैं दैट इज मोहम्मद शाह थ्री, उनके बारे में पढ़ा जिनका टाइम पीरियड था 1463 से 1482 सीई तक का उनका टाइम पीरियड था। और उनके ही प्राइम मिनिस्टर, उनके ही जो वजीर थे उनको जो एडवाइस दे रहे थे दैट इज महमूद गवान जो थे। महमूद गवान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह थ्री। और वो भी जो है इन एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका ही जो है एडवाइस से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। पूरी जो चीजें चल रही थी दैट वाज विद द एडवाइस ऑफ गवान, गवान की एडवाइस से ही सब कुछ चल रहा था। गवान का ही बेसिकली मेन रूल था। तो जैसे कि हमने लास्ट का जो लेक्चर था, लेट मी रिवाइज सम प्रीवियस स्लाइड्स दैट इज जो किंग थे, जो किंग थे या सुल्तान जो थे, सुल्तान तो जो था दैट वाज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह थर्ड तो सुल्तान था, ये सुल्तान था, हमें इतना पता है। और इसका टाइम पीरियड जो था वो बेसिकली 1463 से 1482 सीई तक हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या हुआ कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था? जस्ट लाइक रसोड़े में कौन था, तो मोहम्मद शाह थर्ड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इसका प्राइम मिनिस्टर था गवान। महमूद गवान जो था, महमूद गवान जो था दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह। और इसके ही एडवाइस से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, इसकी एडवाइस से और इसके जो जो भी ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा था उसकी वजह से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से रन कर रहा था। तो जो महमूद गवान है इसका टाइम पीरियड हमने नोटिस किया था दैट इज फ्रॉम 1461 से 1481 सीई तक का इसका टाइम पीरियड है। ये इससे 1 साल ज्यादा है, क्योंकि अभी इसके बारे में डिस्कशन होगा कि इसका 1481 क्यों है और इसका 1482 सीई क्यों है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है महमूद गवान, ये एडवाइस देता था और इसकी एडवाइस से ही एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, पूरा राइन जो है वो वर्क कर रहा था, शासन इसी के वजह से चल रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली बैठा तो ये था, लेकिन इसके जो है इसकी एडवाइस से ही सब कुछ हो रहा था। ये जो है ये एक मेन पर्सन है जिसकी वजह से जो है पूरा किंगडम जो है वो वर्क कर रहा था। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये एक प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई किंग नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी एडवाइस से सब कुछ चल रहा था, तो इसको भी डिस्कस करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका था। तो जो गवान था हमने इसके बारे में देखा कि इसने इंट्रोड्यूस किया था यूज ऑफ गन पाउडर को। और ये सब चीजें हमने, ये तमाम चीजों के बारे में इसके डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रन किया, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया, और भी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो कौन कौन सी जगहों को इसने कॉन्कर किया था, इन इसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने हाफ ऑफ द गवान जो है उसके बारे में डिस्कशन लास्ट के लेक्चर में कंप्लीट किया था। आप जाकर के मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो महमूद गवान है वो क्या है, किस तरीके का वो पर्सनैलिटी थी, कहाँ से आया था, क्या उसने किया था, कौन कौन सी कॉन्क्वेस्ट की थी, कैसे उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपना रन किया था। ये सब चीजें जो है, ये तमाम चीजों के बारे में लास्ट का लेक्चर जो है आप रेफर कर सकते हो। आइदर अगर आपने पूरा मेडाइवल पढ़ना है तो आप मेरे पूरी मेडाइवल की सीरीज भी देख सकते हो टर्न बाय टर्न। यू विल बी नोइंग दैट द मेडाइवल इज वेरी मच important, not from the prelims but from the mains and from the optional perspective too. I have covered each and everything, but अगर कुछ भी रह गया हो देन आई अपोलोजाइज। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ रहता हुआ तो मैं उसे कंप्लीट करवा भी दूंगी। अदरवाइज मेरी साइड से तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, दैट आई विल गिव माई 100%, ताकि आपको कोई भी ऐसा ना हो कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी, ये नहीं है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गवान के बारे में ही। द सेकेंड हाफ, जो नेक्स्ट हाफ रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट महमूद गवान। As already I have told you his time period, that is 1461 से लेके 1481 सीई तक हमने इसका जो है टाइम पीरियड डिस्कस किया है। तो इसके बारे में आगे अगर मैं आपको बताऊं, देन इसने ट्राई किया टू सेटल डाउन द नॉर्थरन जो फ्रंटियर्स थे, उनको जो है इसने सेटल डाउन करने की भी कोशिश की थी। इसने सेटल डाउन करने की कोशिश कैसे की थी? इसने कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ गुजरात। जो रूलर था गुजरात का, उसके इसने हेल्प ली। एंड इस हेल्प से इसने क्या किया? इस हेल्प से ही डिफीटेड महमूद खलजी ऑफ मालवा। मालवा का जो महमूद खलजी था, इसने उसको डिफीट किया एंड ही टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ बेरार। और बेरार के जो कंट्रोल था, उसको अपने जो है बेरार को अपने अंडर कर लिया। इसने सबसे पहले तो ट्राइड टू सेटल डाउन जो नॉर्थरन फ्रंटियर्स थे, नॉर्थरन फ्रंटियर्स जो थे किंगडम के, उनको इन्होंने सेटल करने की कोशिश की। किंगडम के नॉर्थरन फ्रंटियर्स थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन नॉर्थरन फ्रंटियर्स की, वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो किंगडम का, जहाँ इनका किंगडम था, उस किंगडम के नॉर्थ की तरफ के जो फ्रंटियर्स थे, उनको सेटल करने की इसने कोशिश की। उनको जो है व्यवस्थित करने की जो है कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने गुजरात के जो शासक हैं, गुजरात के जो रूलर हैं, उनकी हेल्प ली। उनकी हेल्प से इन्होंने जो बेरार है, बेरार के ऊपर इन्होंने कंट्रोल अपना यहाँ पर स्थापित किया। इसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए इन्होंने गुजरात के रूलर की हेल्प ली, जिससे इन्होंने जो है जो महमूद खलजी था मालवा का, मालवा के महमूद खलजी को इन्होंने डिफीट कर दिया था, उससे फाइट किया और उससे हरा दिया था। यहाँ पर इन्होंने हेल्प ली थी। हेल्प ली इन्होंने किससे? फ्रॉम रूलर ऑफ गुजरात। गुजरात के रूलर से हेल्प ली एंड हेल्प लेने के बाद इसने डिफीट किया, डिफीटेड महमूद खलजी, महमूद खलजी ऑफ मालवा। मालवा के महमूद खलजी को इन्होंने डिफीट किया एंड उसके बाद इन्होंने बेरार के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। इसके बाद इन्होंने कंट्रोल किया बेरार के ऊपर, बेरार के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। और यही एक इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी। आई एम नॉट राइटिंग द थिंग्स हियर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू पीपल कि इन्हीं डिप्लोमेटिक चीज़ों से इनका ये एक डिप्लोमेटिक स्किल है कि आपने जो है अपने जो है एक डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ आप अपने किंगडम को एक्सपैंड कर रहे हो। और इन्हीं वजह से जो ये किंगडम था, दिस बहमनी सल्तनत जो था, दिस एक्सपैंडेड। तो ये इसका एक्सपेंशन होने का कारण ही यही था। इसका एक्सपेंशन होने का कारण था कि जो गवान थे, गवान हैज अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक स्किल्स। इनके पास एक डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो उन स्किल्स को यूज करके ये अपने किंगडम की एक्सपेंशन कर पा रहे थे। उन स्किल्स का यूज करके ही इस तरह की जो स्किल्स इन्होंने यहाँ पर आप जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, दीज आर हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। ये इनकी एक डिप्लोमेटिक स्किल है, जिसकी वजह से ये जो है अपने किंगडम को एक्सपैंड कर पा रहे थे, अपने किंगडम का एक्सपेंशन कर पा रहे थे। इसके बाद अगर मैं आप आगे बात करूं अबाउट इनके लाइकिंग्स के बारे में, देन ही इज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। और इन्होंने बहुत सारे एंडाउंटमेंट्स किए हैं।
एंड ही मेड एंडाउनमेंट्स, इन्होंने एंडाउनमेंट्स किए हैं ताकि बिल्ड करवा सके एक कॉलेज एट बिदर। एंडाउनमेंट होता है बेसिकली इट इज अबाउट, एक दान दिया इन्होंने। एंडाउनमेंट कर देना, एंडाउनमेंट होता है, एंडाउनमेंट क्या होता है? एंडाउनमेंट होता है एक दान देना। इन्होंने एंडाउनमेंट्स दिए हैं किसके लिए? ताकि कॉलेज बनवाया जा सके, कॉलेज को बिल्ड करवाया जा सके। लेट मी राइट हियर अगेन, नॉट कॉलेज, बिल्ड कॉलेज, एक महाविद्यालय का जो है निर्माण करवा सके। कहां पर? एट बिदर। बिदर ये कर्नाटका के अंदर है। अगर बेसिकली आप प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स के अंदर आप जो है आपको मैं बताऊं, देन दिस इज इन कर्नाटका। आप जाएंगे अगर तो ये आपको कर्नाटका के अंदर आपको ये जगह दिखाई देगी। तो बिदर के अंदर इन्होंने एक महाविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने बहुत सारे दान दिए हैं। और उसके लिए इसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉलेज है, दिस कॉलेज इज बिल्ट इन द पर्शियन आर्किटेक्चर के स्टाइल के अंदर बना हुआ है। ये जो कॉलेज है ये किस फॉर्म में बना हुआ है? इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कैसा है? दिस इज बिल्ट इन पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी आप बोलोगे कि ये पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता क्या है? This will we be covering in our art and culture segment। जब आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट आएगा तब मैं आपको पर्शियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है we will be understanding it in a detail। इसे हम वहां पर डिटेलिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें, हम मिडाइवल पढ़ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आई एम नॉट कवरिंग अबाउट द आर्किटेक्चर्स। मैं आर्किटेक्चर्स एंड आर्ट्स को कवर नहीं कर रही हूँ। एंड आई नो दीज थिंग्स कि मैंने ये स्किप किए हैं क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आएंगे। जब कोई चीज आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे दोबारा डबल क्यों रीड करें? वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट। हम उस सेगमेंट के अंदर जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे कि ये जो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है ये कैसा होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग पर्शियन स्टाइल है, ये नागरा स्टाइल है, ये द्रविडियन स्टाइल है। तो ये जो टेम्पल्स बनते हैं वो भी अलग अलग स्टाइल्स के बनते हैं। बिल्डिंग्स जो भी बनी थी वो भी अलग अलग स्टाइल्स की बनी थी। मुगल्स के टाइम पर कुछ और आर्किटेक्चरल स्टाइल था, उससे पहले कुछ और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो है वो एज अ प्रेवलेंट हुआ करते थे। तो वो कैसे पता चलेगा? दैट विल बी डिस्कस्ड इन द आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट। वो उसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस होगा और डिटेलिंग के साथ होगा। कोई भी चीज स्किप नहीं की जाएगी और आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि ये कैसे बना है। हाउ द शिखराज आर फॉर्म, अमालक कैसा होता है, ये सब चीजें, गर्भगृह कैसे बनता है, ये सब चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। How are the gateways and gopurams are built and in which style they are built। तो वो सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि जो यहाँ पर कॉलेज बनवाया गया था बिदर के अंदर, एक महाविद्यालय जो बनवाया गया था, तो ये एक पर्शियन स्टाइल के अंदर बनवाया गया था। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है दैट इज पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इतना याद रखें। यहाँ पर कुछ फेमस स्कॉलर्स जो थे उस टाइम के, उस समय के, उस दौरान के जो फेमस कुछ स्कॉलर्स थे जो ईरान और इराक से बिलोंग करते थे। ईरान और इराक के उस समय के सबसे फेमस फेमस स्कॉलर्स जो थे वो भी आए थे यहाँ इस मदरसा के अंदर। तो इस मदरसा के अंदर, इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे जो हैं फेमस, उस समय के फेमस स्कॉलर्स जो हैं विच बिलोंग फ्रॉम ईरान एंड इराक। ये ईरान और इराक से कुछ स्कॉलर्स इस तरह के थे जो यहाँ आए थे इस मदरसा के अंदर। तो यहाँ पर स्कॉलर्स भी आए हैं फ्रॉम ईरान एंड इराक। यहाँ से भी स्कॉलर्स आए हैं, इस मदरसा के अंदर आए हैं।
तो इसके साथ साथ एक और आगे की बात करेंगे अबाउट जो गवान के टाइम पर ही हुआ था। दैट इज एक जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी थी। अभी तक तो हमने सब कुछ अच्छा अच्छा देखा है कि ये कितना अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये संभाल रहा था, कितने अच्छे से इसने चीजों को हैंडल किया था। ये सब चीजें हम देख पा रहे थे। We have seen such things and such good things about गवान। गवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी। अभी जो बहमनी सल्तनत है, अब इस किंगडम को जो है एक सबसे सबसे मुश्किल चीज का सामना करना पड़ेगा। एक इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, एक इसके सामने एक कठिन परिस्थिति आ चुकी है। एक कठिन समस्याओं से इसको अभी जूझना पड़ रहा है। इन हिंदी आई विल से दैट ही जो है ये एक कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस आर इन फ्रंट ऑफ बहमनी सल्तनत। तो अभी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम इनके सामने है, दैट इज कि इनके जो नोबल्स थे, नोबल्स के बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। That is, there is strife among the nobles. Strife, that is, it means कि भी इनके बीच में, नोबल्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। Strife among nobles. नोबल्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है इन फ्रंट ऑफ सल्तनत। इस सल्तनत के जो है इस किंगडम के सामने, अभी इस किंगडम को ये जो झगड़ा है, ये झगड़े का जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये इनको इसका सामना करना पड़ेगा। अभी ये जो नोबल्स हैं, दीज नोबल्स, यही नोबल्स को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। जो नोबल्स हैं, आई एम राइटिंग हियर द नोबल्स इन किंगडम। इस किंगडम में जो नोबल्स हैं, इन नोबल्स को डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स के अंदर। एक जो हमारे नोबल्स हैं, उनको कहा जाता है दैट इज डेकनी। ये डेक्कनी नोबल्स हैं। डेक्कनी नोबल्स को कहा जाता है कि ये पुराने नोबल्स हैं, ओल्ड टाइमर्स हैं, पुराने। जैसे आप लोग कहते हो ना कि हम लोग जेनजी हैं और एक मिलेनियल्स होते हैं, एक जेन अल्फा है, जेन बीटा है। ये सब चीजें हम जनरेशनल चीजें हमने डिवाइड की हुई हैं। द 1997 से लेकर के 2012 तक के जो बॉर्न पीपल्स हैं, द पीपल born from the 1997 to 2012, they are considered under the Gen Z categories। ये Gen Z categories से आते हैं। तो 96 तक के, 1996 तक के तो मिलेनियल्स हो गए। ये मिलेनियल्स हैं, ये ओजी स्टाइल्स हैं। इनको वही चीजें पुरानी समझ में आती हैं, जेंजी टाइप की वो चीजें नहीं आती हैं। आजकल के जो जेंजीज हैं, आई विल से कि भी 2000 के बाद वाले जो जेंजीज हैं, 2000 आफ्टर 2000 जेंजीज, ये बहुत ही जो है अलग वैरायटी के पीपल्स हैं। दे आर वेरी अतरंगी टाइप। ये अतरंगी टाइप के हैं, मैं इन्हें अतरंगी ही कहती हूँ क्योंकि इनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। मुझे भी समझ में नहीं आती है। आई ऑल वांट टू डी कोड देम बट स्टिल आई एम अनएबल टू डी कोड द जेंजीज। मैं भी जेंजीज को डी कोड करने के लिए नहीं जो है नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी इनकी लैंग्वेज समझने के लिए आई हैव टू यूज द गूगल। मुझे भी गूगल करना पड़ता है कि ये बोल क्या रहे हैं, आफ्टर व्हाट द सच थिंग्स दे आर स्पीकिंग, और ये सब चीजें होती क्या हैं। एंड उसके बाद मुझे समझ में आया कि ओ सच थिंग्स दे आर द जेंजीज जो 2002 बॉर्न है, 2003 बॉर्न है, 2004 बॉर्न है। अगर आप इन लोगों को देखोगे जो इस 2002 से लेकर 2012 तक के जो बॉर्न हैं, ये अलग ही लेवल के जेंजीज हैं। ये अलग ही लेवल के जेंजीज हैं। आई कंसीडर देम कि ये बड़े अतरंगी टाइप के हैं, ये अतरंगी होते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हमें करना चाहिए। ये अलग ही लेवल के होते हैं। जो मिलेनियल्स हैं, उनको पुरानी चीजें ही समझ में आती थी। तो मिलेनियल्स को हम बेसिकली एक सिंपल टर्म के अंदर देखें तो वो भी ओल्ड टाइमर्स ही हुए। अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको ये एग्जाम्पल आपको अगर मैं देखूं, देन योर पेरेंट्स,
योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर द ओल्ड टाइमर्स। वो यही बात करते हैं तारक मेहता के भिड़े की तरह कि हमारे जमाने में ये हुआ करता था, हमारे जमाने में वो हुआ करता था। तो वो अपने जमाने की बातें लेकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये नोबल्स जो हैं, ये डेकनी नोबल्स हैं, ये अपने समय की बात करते हैं, ये ओल्ड टाइमर्स हैं। और जो दूसरे नोबल्स हैं दैट इज अफकी, अफकीस, दैट इज पहले हैं डेक्कनी नोबल्स, सेकंड है अफकी नोबल्स। अफकीस को कहा जाता है न्यू कमर्स, न्यू कमर्स। जेनजीज को छोड़कर जो जेन अल्फा है, जेन बीटा है, दीज आर न्यू कमर्स। आई विल कंसीडर देम एज अ न्यू कमर्स। ये न्यू कमर्स हैं, ये जो है अलग लेवल के होंगे। यहाँ पर बॉर्न जो चाइल्ड हैं, द चाइल्ड बॉर्न इन जेन अल्फा एंड जेन बीटा, दे आर मच मेच्योर देन जेनजीज। ये जेनजीज से मुझे ज्यादा मेच्योर लगते हैं। इनकी लैंग्वेज में और इनको जो है वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा समझ में आता है, जेन अल्फा एंड जेन बीटा को। इनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज है। दे आर मोर टूवर्ड्स देयर करियर, दे आर मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स देयर करियर। वो उनको जो है समझ में आती हैं चीजें कि करियर को भी बनाना जरूरी है। बट स्टिल द 2002 से लेकर 2012 तक के आप जेंजीज को देखो, then I will say most of the people born in 2002 to 2012, they are not that much serious। वो उतने सीरियस नहीं है, ज्यादा जो है वो सीरियस नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे भी जेंजीज देखे हैं, दे आर वेरी मच ओरिएंटेड टूवर्ड देयर गोल्स, जो अभी से ही अपने गोल्स की तरफ ओरिएंटेड हैं, जो अपने गोल्स को पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट देम टू बिकम एन पर्सन दैट इज वेरी मच जो है एक मेच्योर्ड पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, और वो अच्छे से जो है चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स देयर गोल। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द जेंजीज, सभी जेंजीज ऐसे नहीं है, सभी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी जेंजी इज लाइक दैट। सभी जेंजी नहीं है। मोस्ट ऑफ द जेंजीज ऐसे भी देखे हैं जो अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गोल्स को लेकर इतने सीरियस हैं कि वो अभी से अपने जो है अपने ड्रीम्स की ओर जो है अपना वर्क कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर 200%। वो अपना 200%, 200% दे रहे हैं अपने हार्ड वर्क के अंदर। और वो आई थिंक दे विल अचीव देयर हाइट्स वेरी सून। वो अपने जो है अपने गोल्स को अचीव करेंगे, दे विल रीच देयर हाइट्स वेरी सून। वो भी गवान की तरह अपने किंगडम को बहुत हाई लेकर के जाएंगे। आई रियली कंसीडर देम। और उनको जो है हम कह सकते हैं, इसी तरह से नोबल्स थे। कुछ नोबल्स ओल्ड टाइमर्स थे जो पुराने समय के अपने समय की बात करते थे। कुछ नोबल्स अफकीस थे जो न्यू कमर्स थे, जो नए आ रहे थे, जिनके पास आइडियाज होते हैं। ऐसे आइडियाज हैं जिनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं। जैसे आज के कुछ जेंजीज मैंने देखे हैं, दे हैव इनक्रेडिबल थिंकिंग पावर। उनका बहुत अच्छा जो है एक पावर होता है सोचने का, समझने का। दे हैव इनोवेशन इन देयर आइडियाज। बहुत सारी चीजें हैं उनके पास करने के लिए। जो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, मैं उन जेंजीज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो जेंजीज की बात कर रही हूँ जो सीरियसली अपनी स्टडीज की ओर ओरिएंटेड हैं। मैंने उनको भी देखा है, वो सीरियस होते हैं। इतने सीरियस है कि वो अपने काम को जो है बड़े निष्ठा से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। दे नो देयर लिमिट्स। उनको अपनी लिमिट्स भी पता होती हैं। तो इसी वजह से मैं उन्हें न्यू कमर्स कहती हूँ। मैं उन्हें भी न्यू कमर्स ही कहती हूँ कि जैसे अफकीज हैं, अफकीज को न्यू कमर्स कहा जाता है। आई ऑल्सो कंसिडर दीज जेंजीज एज अ न्यू कमर्स, क्योंकि इनके पास नए आइडियाज होते हैं, इनोवेशन होती है। दे नो हाउ टू रीच आउट द थिंग्स। अपने चीज़ों को कैसे रीच आउट करना है, अपने गोल्स को कैसे आगे लेकर के आना है, अपने ड्रीम्स को कैसे कंप्लीट करना है। दे नो दीज थिंग्स, अपने लिमिट्स उनको पता होते हैं। ऐसे ही नोबल्स जो थे इस किंगडम के अंदर, एक तो थे ओल्ड टाइमर्स, एक थे न्यू कमर्स। और इन दोनों के बीच में ही झगड़ा हो रहा था। इन दोनों के बीच में जो है एक स्ट्राइफ चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। और डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन अफकी, गवान भी एक अफकी ही थे। गवान भी इसी से बिलोंग करते थे, इस अफकी से ही बिलोंग करते थे।
लेकिन अफ्की होने के नाते वो एक लिबरल भी थे। गवान, जो गवान थे, वो खुद तो अफ्की थे ही, वो अफ्की तो थे ही, लेकिन अफ्की होने के साथ साथ ये एक लिबरल भी थे। ये लिबरल भी थे, लिबरल भी थे, और ये चाहते थे कि अफ्कीज और डेक्कनीज के बीच का जो ये झगड़ा है ये खत्म हो जाए, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये चाहते थे, गवान चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, एक दूसरे से जो है यहाँ पर एक समझौता किया जाए, ये दोनों एक दूसरे से कुछ समझौता कर लें। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक स्ट्राइफ था, ये जो झगड़ा था, ये खत्म नहीं हो पाया। ये जो इनके बीच का जो झगड़ा हो रहा था डेकनी और अफकीस के बीच का, ये ऐसे सुलझने वाला नहीं था और ये खत्म नहीं हो रहा था। और जिसकी वजह से ये जो डेकनी नोबल्स थे, जो डेकनी नोबल्स थे, डेकनी नोबल्स ने जो है एक षड्यंत्र रचा था, एक षड्यंत्र रचा था दैट वाज अगेंस्ट गवान। तो गवान के अगेंस्ट इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के अंदर इन्होंने जो यंग सुल्तान था, मोहम्मद शाह थ्री जो था, दैट वाज यंग सुल्तान, उस समय वही था। और सुल्तान को ये जाकर के उकसाते हैं, सुल्तान को जो है एक उकसाया जाता है, उसे इंड्यूस किया जाता है कि आप जो है वो गवान को पनिशमेंट दीजिए, वो भी डेथ पनिशमेंट दीजिए, डेथ सेंटेंस दीजिए इसे, आप इसे डेथ सेंटेंस की जो है वो सजा दीजिए। उसे उकसाया जाता है और उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र रचने के बाद और उसे जो है डेथ सेंटेंस देने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसे जो है फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है, इसे जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता है इन 1482 सीई के दौरान। 1482 सीई के दौरान गवान को जो है वो हैंग कर दिया जाता है, उसे फांसी दे दी जाती है, उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। लेटरली सुल्तान जो है, जो यंग सुल्तान था, सुल्तान को उसे दंड देने के बाद, मृत्यु दंड देने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ। ही रिग्रेट अबाउट हिज हैस्टी डिसीजन, कि उसने बहुत जल्दबाजी के अंदर एक डिसीजन ले लिया, एक फैसला जो उसने जल्दबाजी के अंदर लिया, उसे अपने फैसले के ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था, बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। और इसी रिग्रेट को कम करने के लिए उसने अपने प्राइम मिनिस्टर मतलब गवान को जो है एक सम्मान के साथ विद ड्यू ऑनर, इसने उसके लास्ट राइट्स को जो है वो किया था, उसे बरी जो करना था, उसे दफनाया जो जाना था, वो उसने बहुत ही ऑनर के साथ किया था। तो आई एम राइटिंग हियर कि यहाँ पर जो स्ट्राइफ था, स्ट्राइफ जो था ये खत्म नहीं हुआ था, स्टॉप्ड, ये खत्म नहीं हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर जो डेकनी नोबल्स थे, डेकनी नोबल्स ने क्या किया, इन्होंने प्लॉटेड अगेंस्ट गवान, गवान के अगेंस्ट इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एंड इन्होंने जो यंग सुल्तान जो था मोहम्मद शाह, इसे जो है इंड्यूस किया टू पनिश गवान विद डेथ सेंटेंस, के इसे जो है डेथ सेंटेंस दी जाए, इसे जो है एक मृत्यु दंड देने के लिए इसे उकसाया गया था। सुल्तान को इन्होंने उकसाया कि वो गवान को मृत्यु दंड दे, वो मृत्यु दंड दें, किसे जो है गवान को मृत्यु दंड देने के लिए उकसाया गया था। किसे उकसाया गया था? दैट इज यंग सुल्तान, यंग सुल्तान को उकसाया गया था। और इसकी वजह से ही यहाँ पर इन्होंने 1482 सीई के दौरान क्या किया, 1482 सीई के दौरान जो है इसे एग्जीक्यूट किया गया था गवान को,
गवान को क्या किया गया था? एक्सिक्यूट, मतलब इसे फांसी की सजा दे दी गई थी, लगभग 1482 सीई के दौरान दे दी गई थी। लेकिन बाद में सुल्तान को अपने इस हास्टी डिसीजन, इस जो है जल्दबाजी के जो फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। लेटरली, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। लेटरली सुल्तान को जो है, सुल्तान को जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था अबाउट हिज हैस्टी डिसीजन। अपने हैस्टी डिसीजन के लिए इसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। एंड इसने अपने प्राइम मिनिस्टर को जो बरी करना था, जो गवान को जब बरी करने वाले थे, उसे बहुत ही ऑनर, बहुत सम्मान के साथ उसे दफनाया गया था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसकी डेथ जब हो गई थी, उसकी बॉडी को दफनाया जाना था, गवान की बॉडी को। लेकिन उसे जब दफनाया जाना था, वो उसे बहुत सम्मान के साथ उसे दफनाया गया। ये सुल्तान ने अपना जो है रिग्रेट को कम करने के लिए ऐसा किया था। जब गवान का एग्जीक्यूशन हो चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी, उसके बाद से ही जो बहमनी सल्तनत है, बहमनी किंगडम जो है, वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था। दैट बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, इसका विघटन शुरू हो चुका था आफ्टर गवान्स एग्जीक्यूशन। इसकी एग्जीक्यूशन के बाद ही जो बहमनी किंगडम है, इसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था, जिसमें जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, हमने प्रोविंशियल गवर्नर्स के बारे में बात की थी, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी। तो यहां पर जो प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस को जो है वो डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या होता है, इसी टाइम पीरियड के दौरान जो विजयनगर के किंग हैं, विजयनगर के जो किंग हैं, दैट इज कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया क्या करते हैं, वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। और इसी समय जब बहमनी सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो रहा था, when provincial governors has declared their independence, then विजयनगर किंग कृष्णदेव राय यहाँ पर इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया एंड डिफीटेड जो लास्ट रेमिनेंट था, जो लास्ट रेमिनेंट था बहमनी सल्तनत के जो अंतिम अवशेष को जो है इन्होंने पराजित कर दिया था। जो लास्ट रेमिनेंट जो था यहाँ पर किंग जो था, उसको यहाँ इन्होंने जो है एज अ डिफीट कर दिया। डिफीटेड जो लास्ट रेमिनेंट्स थे, कुछ लास्ट ऐसे अवशेष बचे थे, उनको भी बहमनी सल्तनत के उनको भी हरा दिया था। और यहां से ही जो बहमनी सल्तनत है, ये कोलैप्स कर गई, ये कोलैप्स कर चुकी थी। उसके बाद आफ्टर 1518 सीई के दौरान क्या होता है, 1518 सीई के बाद क्या होता है, इस समय के बाद क्या होता है, इसके बाद जो है सल्तनत जो है वो टूट जाती है 5 स्टेट्स के अंदर। इसके बाद 1518 सीई के बाद आफ्टर है, आफ्टर 1518 सीई, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो सल्तनत है,
इसके बाद जो सल्तनत है, सल्तनत जो है ये ब्रोक कर जाएगी into 5 दिस इज 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स जो है इसके अंदर जो है ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। मतलब अगर बेसिकली समझाऊं यहाँ पर आपको, तो ये था बहमनी किंगडम, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और ये डिवाइड कर रहा है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 स्टेट्स के अंदर ये डिवाइड कर रहा है, जिसमें एक है निजाम शाहीस, निजाम शाहीस ऑफ अहमदनगर। सेकंड है अदील शाहीस ऑफ बीजापुर। थर्ड है कुतुब शाहीस ऑफ गोलकोंडा। फोर्थ है इमाद शाहीस, इमाद शाहीस ऑफ बेरार। फिफ्थ है बरीद शाही, बरीद शाहीस ऑफ बिदर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी जो है वो मेमोराइज करने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में से ही पूछ लेता है कि निज़ाम शाहीज कहाँ से थे, अहमदनगर से थे, बीजापुर से थे। वो ऐसे मैच द फॉलोइंग से भी पूछ सकता है, दैट इज यूपीएससी की अपनी मर्जी है वो कैसे पूछेगा। तो जो निज़ाम शाहीज हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर निज़ाम शाहीज। तो निज़ाम शाहीज ये जो है हमारे किंगडम्स, डिसइंटीग्रेट हुए किंगडम्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज निज़ाम शाहीज ऑफ अहमदनगर। जो निज़ाम शाहीज थे अहमदनगर के, इनके जो है फाउंडर कौन थे, किसने जो है इस स्टेट को जो है इसकी स्थापना की थी, इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, दैट इज फाउंडेड बाय अहमद बहरी। जो अहमद बहरी हैं, इन्होंने इसकी जो है फाउंडेशन किया था, इसको जो है इस्टेब्लिश करने वाले अहमद बहरी हैं। इसको एनेक्स करने वाला कौन है, इस स्टेट को, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर का जो स्टेट है, इसे एनेक्स किसने किया था, इसको जो है इसके ऊपर कब्जा किसने किया था, एनेक्स्ड बाय शाहजहां। जो शाहजहां है वो इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा बाद में। और सेकंड जो है दैट इज अदील शाहीज, अदील शाहीज ऑफ बीजापुर। अदील शाहीज ऑफ बीजापुर है। इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं यूसुफ अदील शाह। यूसुफ अदील शाह इसके फाउंडर हैं। और मोहम्मद अदील शाह इसके बाद आएंगे, मोहम्मद अदील शाह आएंगे इसके बाद। इन्होंने बिल्ड किया है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डोम। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो डोम है, उसके जो है उसको बिल्ड किसने करवाया है, उसको बिल्ड मोहम्मद अदील शाह ने ही करवाया है। मोहम्मद अदील शाह ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद, मतलब वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डोम, बिल्ट वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डोम। तो आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट डोम कौन सा है,
वो है गोल गुम्बज। बीजापुर का जो गोल गुम्बज है वो सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डोम में से एक है। तो ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम है, दैट इज गोल गुम्बज। गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर। गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर, बीजापुर का गोल गुम्बज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डोम है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद एक और प्रोमिनेंट रूलर आएंगे, दैट इज इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इसके बाद आएंगे इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड है लगभग 1580 से लेके 1627 सीई तक का, और ये फिफ्थ किंग होंगे इस डायनेस्टी के। इनको जाना जाता है क्यों, इनको क्यों एज अ हम मेमोराइज कर रहे हैं, इनके बारे में क्यों डिस्कशन आया है, इनके बारे में इसलिए डिस्कशन आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ही इज द फिफ्थ, ये फिफ्थ किंग है। उसके बाद जो है ही इज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, ये रिलीजियस टॉलरेंट थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे। और इनको जो है टाइटल दिया हुआ था, इनको इन्होंने टाइटल दिया हुआ था इनको, दैट इज जगत गुरु बुद्ध शाह। जगत गुरु बुद्ध शाह का इनको टाइटल दिया हुआ था। एंड इनको ये टाइटल इसीलिए दिया था क्योंकि ये बिलीव करते थे इन सेक्युलरिज्म। ये इनको दिया हुआ था owing his belief इन सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म में मानते थे और इसी वजह से इनको टाइटल दिया हुआ था जगत गुरु बुद्ध शाह का। और ये रिलीजियस टॉलरेंट हैं, फिफ्थ किंग हैं इस डायनेस्टी के। एंड इन्होंने जो है कल्चरल हार्मनी लाने के लिए शियाज और सुन्नीस के अंदर, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के अंदर, इन्होंने इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश की थ्रू म्यूजिक। तो इसके बाद आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कल्चरल हार्मनी। कल्चरल हार्मनी लाने के लिए इन्होंने जो है संगीत के जो माध्यम से इन्होंने शियाज और सुन्नी, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक कल्चरल हार्मोनी लाने के लिए ऐसा जो है सब म्यूजिक को जो है यूज किया था कल्चरल हार्मोनी लाने के लिए बिटवीन शियाज एंड सुन्नीस। ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम्स होते हैं, शियाज भी एक मुस्लिम होते हैं, सुन्नीस भी एक मुस्लिम्स होते हैं। इन दोनों के बीच में कल्चरल हार्मनी लाने के लिए इन्होंने म्यूजिक का यूज किया था कि म्यूजिक से इन दोनों को एक साथ ले आएंगे। और बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाने के लिए एक साथ लाने के लिए इन्होंने म्यूजिक का यूज किया था कि म्यूजिक के यूज से जो है हम इनको एक साथ ले आएंगे। तो इनको जो है वो कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से इन्होंने म्यूजिक का यूज किया था। और ये एक ग्रेट लवर भी हैं म्यूजिक के। तो हमें ये सब चीजें पता ही चल रही हैं क्योंकि कल्चरल इन सब में अंदर, इन सब के अंदर कल्चरल हारमोनी लाने के लिए इन्होंने जो है वो संगीत का जो है माध्यम चुना था। और ये संगीत के जो है एक इनको जो है बहुत शौक भी था। ही इज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। और ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले भी करते थे। एंड इन्होंने जो है म्यूजिक इन्होंने जो है सिंगिंग भी किए हैं, कंपोजिशंस भी किए हैं इन द प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज। हिंदू डीटीज के लिए इन्होंने जो है वो कुछ गीत भी गाए हैं, कुछ रचनाएं भी की हैं। इन्होंने कुछ चीजें गाई भी हैं और इन्होंने कंपोज भी की हैं। किसके लिए? प्रेज, प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज, हिंदू डीटीज के लिए, हिंदू डीटीज के लिए, जैसे
सरस्वती के लिए, सरस्वती के लिए कुछ गीत गाए हैं, कुछ कंपोजिशंस ली हैं, और गणपति के लिए, और गणपति के लिए भी इन्होंने ये सब चीजें की हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी है, रोट बुक, और उस बुक का नाम है दैट इज किताब ए नवरस, जिसका मतलब है बुक ऑफ 9 रास। कुछ 9 रास की जो एक बुक है, किताब ए नवरस, वो इन्होंने लिखी है। ये इन्होंने जो है दक्कनी, ये इन्होंने दक्कनी भाषा में लिखी है, दक्कनी लैंग्वेज के अंदर लिखी है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस को जो है मेंटेन किया हुआ था, मेंटेन्ड लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस, लगभग 4,000 के आसपास थे, 4,000 के आसपास थे इनके जो है दरबार के अंदर। और इन म्यूजिशियंस को जो है वो बोला जाता, इनके जो म्यूजिशियंस का जो बैंड था, इस बैंड ऑफ म्यूजिशियंस जो थे, इस म्यूजिशियंस का जो बैंड था, इसे बोला जाता था लश्कर ए नौरस। लश्कर ए नौरस बोला जाता था, मतलब आर्मी ऑफ नौरस, आर्मी ऑफ नौरस बोला जाता था। और इनको जो है वो पे किया जाता था, इनको जो है पे किया जाता था, पेड बाय गवर्नमेंट रेगुलरली। इनको जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली इनको पे किया करती थी। उसके बाद ये जो अदील शाही है, अदील शाही ऑफ बीजापुर जो है, इसको एनेक्स किसने किया था? आई एम राइटिंग हियर, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप इससे ऊपर जो स्लाइड थी हमारी, दैट इज ऑफ अदील शाहीज ऑफ बीजापुर। अदील शाहीज ऑफ बीजापुर जो थे, इनको एनेक्स कौन कर रहा था? इनको एनेक्स किया था औरंगजेब ने। निजाम शाहीज को एनेक्स किया था शाहजहां ने, अदील शाहीज को एनेक्स किया था, इसके ऊपर अपना कब्जा जमाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। आई हैव रिटन हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, इमाद शाहीज के बारे में। इमाद शाहीज ऑफ बेरार, इनके फाउंडर हैं, इनके फाउंडर का नाम है फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क। तो इनके फाउंडर का नाम है। इनको लेटरली लेटरली इस इमाद शाहीज ऑफ बेरार को कॉन्कर किसने किया था? लेटरली इनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट किसने किया था? इनके ऊपर जो है कॉन्कर किसने किया था इनको? निजाम शाहीज ने। निजाम शाहीज के जो रूलर हैं अहमदनगर के, निजाम शाहीज, इन्होंने इनके ऊपर अपना कॉन्करेंस कर लिया था, इनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था इनको। उसके बाद आएंगे कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के कुतुब शाहीज जो हैं, इनके फाउंडर का नाम है कुली कुतुब, कुली कुतुब शाही, नो, इट इज कुली कुतुब शाह। कुतुब शाहीज के जो फाउंडर हैं, दैट इज, आई एम सॉरी, कुली कुतुब शाह, वो इनके फाउंडर हैं। और इन्होंने ही बिल्ड किया है गोलकोंडा। गोलकोंडा का जो फोर्ट है, गोलकोंडा का जो किला है, उसको इन्होंने ही जो है वो बिल्ड करवाया है, इन्होंने ही बनवाया है। इसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे मोहम्मद
कुली कुतुब शाह। इनके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह आएंगे। इन्होंने बिल्ड किया है सिटी ऑफ हैदराबाद। सिटी ऑफ हैदराबाद का इन्होंने ही बनवाई है। एंड जो चार मीनार है, और चार मीनार का भी निर्माण, इसकी कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाई है। और इस किंगडम को एनेक्स किसने किया है, और इस किंगडम को एनेक्स किसने किया है? इट इज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब। इसको भी औरंगजेब ने ही एनेक्स किया है। इसके बाद द लास्ट वन इज, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज बरीद शाही। जो नेक्स्ट हैं बरीद शाहीज हैं ऑफ बिदर। इनके जो फाउंडर हैं, इनके फाउंडर का नाम है अली बरीद। और इस किंगडम को एनेक्स किसने किया है? इस स्टेट को एनेक्स करने वाले कौन हैं? वो हैं आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाहीज ने इनको एनेक्स किया था। तो औरंगजेब ने किन किन को एनेक्स किया है? एक तो आदिल शाहीज की जो किंगडम था उनको एनेक्स किया, और कुतुब शाहीज जो थी गोलकोंडा की, उनको एनेक्स कर लिया। निजाम शाहीज जो थे अहमदनगर के, उनको किसने एनेक्स किया था? वो शाहजहां ने किया था। और इमाद शाहीज जो थी बेरार की, उनको एनेक्स किसने किया था? उनको कॉन्कर किसने किया था? वो किया था निजाम शाहीज ने। और जो बरीद शाहीज हैं बिदर की, इनको एनेक्स किसने किया था? इनको एनेक्स किया था आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर ने। इनको आदिल शाहीज ने किया था। तो ये सभी थे जो डिसइंटीग्रेट हुए बहमनी किंगडम्स थे। इनके बाद जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बचे हैं जो विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच में हुए हैं, और बहमनी सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रहता है। नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा उसमें हम इन सबको कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले कवर अप करेंगे द कॉन्फ्लिक्ट को, जो इन दोनों के बीच में हुआ, विजयनगर और बहमनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसका आखिर कारण क्या था, वो कारण हम जानेंगे। उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। Do subscribe the channel. Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।